अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे भेजी है इंडिया से विनोद कुमार, हैदराबाद, इंडिया से। विनोद कुमार कहते हैं कि ये हमारे एक अंकल थे, डॉक्टर मिश्रा, ये उनका रियल नाम था। उनकी ज़िंदगी से जुड़ी एक इंतहाई खौफनाक और सच्ची कहानी है जो आपको सेंड की है कि आप अपने लफ्ज़ों में इसको इस अंदाज में बयान करें कि हमने पहले भी सुन रखी है, लेकिन जब आप सुनाएंगे तो यकीन मानिए आप ऐसी मंजर कशी करते हैं कि लगता है कि सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है। तो ख्वाहिश है कि ये कहानी आपसे सुन सकें। डॉक्टर मिश्रा अभी प्रैक्टिस ही करने जा रहे थे। उन्होंने अपनी डिग्री डॉक्टर की मुकम्मल कर ली थी और उसके बाद जिस तरह हर डॉक्टर को एक प्रैक्टिस करनी होती है और उसके बाद जाके वो अपना प्राइवेट क्लिनिक भी बनाते हैं और उनका इस तरह का एक प्रॉपर सिस्टम होता है। डॉक्टर मिश्रा ना सिर्फ हंसमुख इंसान थे बल्कि उनके बहुत ही ज़्यादा दोस्त थे। जब भी उनको मौका मिलता वो अपने दोस्तों के साथ भरपूर हल्ला गुल्ला करते, लेकिन कभी कभी उनके ऊपर ऐसा मूड भी आता कि वो अकेले रहना पसंद करते, म्यूज़िक एंजॉय करते, खुद से कुकिंग करते और अपना वक्त गुजारते। दोस्त उनको अक्सर कहते कि कभी कभी आप अपने आप को कैद कर लेते हैं और कभी कभी आप कहते हैं कि नहीं, बैठना ही नहीं है, बस घूमते रहना है, इधर जाना है उधर जाना है। आपकी इस पर्सनैलिटी की कभी समझ नहीं आई तो डॉक्टर मिश्रा मुस्कुरा कर कहते, इंसान के बहुत सारे मूड्स होते हैं। कभी वो अपने आप को टाइम देना चाहता है और कभी वो अपने दोस्तों को टाइम देना चाहता है। तो बस मैं ऐसा ही हूँ। ना सिर्फ वो एक जिंदा दिल इंसान थे बल्कि बहुत ही बहादुर इंसान थे। और उनका कहना था कि वैसे भी इंसान को क्या डरना, जब वो इस दुनिया में आया है अपनी अपनी ड्यूटी, अपने अपने फ़राइज़ को अंजाम देते देते आखिर इंसान ने एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। और वैसे भी वो कहते थे जो हमारी ये फील्ड है डॉक्टर की, इसमें इंसान को जिस तरह हम काटते पीटते हैं, मुर्दा इंसान के साथ जो कुछ हम करते हैं, खौफ तो हमारे अंदर है ही नहीं। तो कभी भी कोई उनके सामने जिनों भूतों की बातें करता तो वो मुस्करा देते। उन दिनों बहादुरपुरा मीर सागर के पास एक गांव है, छोटा सा शहर कह लीजिए, वहां वो तैनात थे। उन्होंने अपने लिए जो रिहाइश का इंतजाम किया था वो उस जगह से काफी दूर ली गई थी। उनका कहना यह था कि जब मुझे दोस्तों के साथ घूमना फिरना होता है तो फिर गाड़ी निकालता हूं और हम लोग कहीं ना कहीं चले जाते हैं, बैठते हैं, कैंपिंग करते हैं, हल्ला गुला करते हैं। और जब मुझे तन्हाई चाहिए होती है तो फिर मैं इस शोर शराबे से दूर अपने घर में होता हूं जिसके इर्द गिर्द कोई भी घर नहीं होता। वीराने में बना हुआ मेरा वो घर जिस तक हॉस्पिटल से जाते हुए भी मुझे तकरीबन 1 घंटा लग जाता था। और उन्होंने ये घर खुद अपनी मर्जी से सिलेक्ट किया था, अपनी उस ड्यूटी से 1 घंटे के फासले पे एक ऐसी जगह पे घर जहां रास्ते में सारा वीराना ही वीराना आता। और जिस वीराने से वो गुजरते थे उसके इर्द गिर्द के जो लोग थे, दूर दूर उन्होंने कहीं कहीं पे अपने घर बना रखे थे और वो भेड़ बकरियां पालते और उन्हीं पे गुजारा करते थे। ये ज़िंदगी बिल्कुल उनकी नॉर्मल सी गुजर रही थी। वो सुबह आते, अपनी ड्यूटी देते और रात को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे वो ड्यूटी मुकम्मल करके अपने घर की तरफ चले जाते। उस घर में उनके अलावा कोई भी नहीं रहता था। अभी उनकी शादी नहीं हुई थी तो अकेले अपने घर में होते, खुद अपने लिए खाना बनाते, कभी लेट हो जाते तो बाहर से खाना लेके आते, वरना खुद अपने लिए एहतमाम से खाना बनाते। म्यूज़िक उस घर में हल्का हल्का चल रहा होता और वो बैठ के अकेले खाना खाते। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ प्रोग्राम बनाने लगे कि आगे जो छुट्टियां आ रही हैं तो कहीं कोई घूमने चलते हैं। उनके चंद दोस्त उनके पास पहुंचे और यूं
2 रातों का प्रोग्राम बना एक ऐसी जगह पे जाके कैंपिंग करने के लिए जो एक वीरान सी जगह थी, जहां पे उन्होंने खाने पीने का सारा सामान लेकर गाड़ी के अंदर लोड किया और उसके बाद वो 3 दोस्त वहां से रवाना हुए। जिस जगह पे उन्होंने पहुंचना था वो एक यूं समझ लीजिए वीराना और एक तरह से जंगल ही था, जहां पे रात को उनको आग जलाकर बैठना था कि कहीं कोई जानवर उन पे हमला ना करते। वो तीनों दोस्त जब अपनी उस मंजिल पर पहुंचे तो गाड़ी से सारा सामान नीचे उतारा और अपने कैंप को लगाना शुरू कर दिया। जब वो कैंप लगा चुके तो उसके बाद प्रोग्राम बना, खाना तैयार करते हैं और खाना खाने के बाद इस सितारों भरी रात को देखेंगे और हमारे ऊपर एक छत होगी, काली स्याह छत जिसको आसमान कहते हैं, और उसके ऊपर सितारे ही सितारे चमक रहे होंगे। उन्होंने खाना वगैरह बनाया, खाना वगैरह बनाकर वो वहीं पे नीचे जो बिछाया हुआ था उसी के ऊपर लेट गए। उन तीनों इस अंदाज में लेटे हुए थे कि अपने ऊपर जो बनी हुई सितारों की छत थी उसको देख रहे थे और बातें कर रहे थे। तो वहीं पे उनका एक दोस्त, ये उनका रियल नाम है सुरेश। डॉक्टर मिश्रा सुरेश से बोले, मिश्रा, जिंदगी में बहुत सारे वाकयात होते हैं, इंसान बहुत सारे वाकयात भूल जाता है, लेकिन कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जिनको इंसान कभी भी भुला नहीं सकता। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे वाकयात होते हैं। तो क्या यार तेरे जिंदगी में भी कोई ऐसा वाकया हुआ? तो सुरेश, जो डॉक्टर मिश्रा की तरह अपने बाजू को सर के नीचे इस अंदाज में रखे हुए था कि बाजू का तकिया बनाया हुआ था और वो भी उन सितारों भरी रात को देख रहा था, कुछ देर सोचता रहा और बोला, हाँ यार, मेरे साथ एक वाकया हुआ था, मैं उसको शायद मरते दम तक भूल ना सकूं, लेकिन मसला ये है तू इन बातों को मानता नहीं है। डॉक्टर मिश्रा बोले, किस तरह की बातों को? तो सुरेश बोला, इस तरह की बातों को जो बहुत ही ऐसी खौफनाक बातें होती हैं, जिनका वहम, जिनका डर, जिनका खौफ ऐसे इंसान के अंदर बैठ जाता है कि वो वाकया गुजरने के बाद भी एक ऐसा वहम आपके दिल में बैठ जाता है कि आपको लगता है फिर से आपके साथ वो वाकया होने लगा है। डॉक्टर मिश्रा बोले, यार आज टाइम है, कोई बात नहीं, मैं हंसूंगा नहीं, तू सुना यार। तो पास लेटा हुआ दूसरा दोस्त भी बोला, हाँ यार, वक्त गुजारी के लिए चल सुना दे। तो वो दोस्त जिसका नाम सुरेश था कुछ देर सोचता रहा और उसके बाद बोला, मैं अपनी बीवी के साथ, हमारी नई नई शादी हुई थी और हम गाड़ी लेके मुख्तलिफ रिश्तेदारों से मिलने के लिए दूर दराज उन दिनों में जा रहे थे। मैं अपनी बीवी से, नई नई शादी थी, हर इंसान को अपनी बीवी से बहुत प्यार होता है, मुझे भी बीवी से कल भी प्यार था, आज भी प्यार है। तो मेरी बीवी ने एक ख्वाहिश का इजहार किया कि हमारी एक बहुत ही दूर के रिश्तेदार हैं, मैं उनसे बचपन में मिली थी और उनकी बेटी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन वो इतना दूर रहते हैं कि हम दोबारा कभी उनके पास जा नहीं सके, क्या हम उनके पास जा सकते हैं? तो मैंने कहा, मुझे ड्राइविंग का बहुत शौक है, अगर तुम चाहो तो मेरे पास ट्रेन पे भी जा सकते हैं, दूसरी बस पे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम गाड़ी पे चलते हैं, क्योंकि तुम मेरे साथ बैठी होगी तो मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे दिन रात भी गाड़ी चलानी पड़े, मुझे खुशी होगी कि मेरे साथ तुम जैसी हसीन महबूबा मेरी बीवी बैठी है। तो बीवी ने कहा, हाँ मुझे कोई एतराज़ नहीं। यूं हम दोनों गाड़ी पे रवाना हुए उस रास्ते की तरफ जिसका मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि लोगों से पूछते पूछते आखिरकार हम पहुंच जाएंगे। हम रवाना हुए और सफ़र गुजारते गए, दिन की रोशनी ख़त्म होनी शुरू हो गई, शाम होनी शुरू हो गई। बहुत लंबा हम रास्ता तय कर चुके थे, लेकिन मैं इतना जानता था जिस जगह पे हमने जाना है अभी भी काफ़ी दूर है। तो शाम के टाइम ही हम एक जगह पर रुक गए, वहाँ पे हमने खाना खाया और कुछ देर के लिए मैं लेट गया, क्योंकि ड्राइविंग करते हुए मैं थक सा गया था। अपनी थकावट को दूर किया और थोड़ी देर के बाद मैं फ्रेश हो गया और बेगम से बोला, चलें, क्योंकि जिस जगह पे हम रुके थे वहाँ ठहरने का प्रॉपर एहतमाम नहीं था और मेरी ख्वाहिश थी कि ड्राइविंग का मूड था, बातें करते हुए, म्यूज़िक सुनते हुए, मैं जो अपनी बेगम का हाथ पकड़ते हुए, बहुत अच्छा लग रहा था, एक रोमांटिक माहौल सा बना हुआ था, इसलिए मैं फिर ड्राइविंग करने को तैयार था। और यूँ मेरी बेगम ड्राइविंग सीट पे मैं बैठ गया और वो फ्रंट सीट पे मेरे साथ बैठ गई और हम रवाना हुए। अब शाम
धीरे धीरे हर तरफ अंधेरा फैलाती जा रही थी कि हम जिस जगह पे पहुंचे अब हमें फिर से एक रास्ता किसी से पूछना था। और जब हम एक ऐसे खेत के पास पहुंचे जहां पे अभी तक एक किसान अपने खेत के अंदर काम कर रहा था, मैंने जाकर गाड़ी उसके पास रोक दी। और जैसे उस किसान ने देखा कि कोई गाड़ी उसके पास आके रुकी है, तो वो भी चलता हुआ इस अंदाज में गाड़ी के करीब आ गया, जैसे समझ गया था कि इनको कुछ पूछना है। एक दुआ सलाम के बाद मैंने उससे पूछा कि हमें फलां जगह पे जाना है और रास्ते के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते, क्या आप हमें बता सकते हैं? वो बोला, साहब बेहतर होगा कि आप रात को रुक जाएं और सुबह आप उस रास्ते की तरफ जाएं। मैंने उससे कहा, नहीं यार, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं रात का सफ़र कर सकता हूँ। वो बोला, साहब ये रास्ता ठीक नहीं है, इसके बारे में बहुत सारी बातें मशहूर हैं, बेहतर है आप सुबह जाएं। मैं एकदम कहका लगा कि हंस पड़ा और मैंने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ऐसा मशवरा दिया, लेकिन मैं चाहता हूं हम रात का ही सफ़र करें, क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं आगे रास्ता कैसा होगा? तो वो बोला, आगे 2 रास्ते मिलेंगे आपको, एक छोटा रास्ता आ जाएगा और उसके साथ एक बड़ा सा रास्ता होगा। आपने जो बड़ा रास्ता है उसको गौर से देखना है, क्योंकि वो छोटा और बड़ा रास्ता 2 सड़कें इकट्ठी मिलेंगी एक जगह पे, उनमें कुछ खास फर्क नहीं है, लेकिन जो बड़ी वाली सड़क है आपने उसी पे ही जाना है। हमने उसका शुक्रिया अदा किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। अभी भी गाड़ी के अंदर म्यूजिक था, उसके अंदर फ्यूल डला हुआ था, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी, खाने पीने का सामान भी रखा हुआ था। सो हमने गाड़ी आगे बढ़ा दी। अब रात इसी तरह जिस तरह हम चांद और तारों को लेटे देख रहे हैं, उस वक्त गाड़ी के अंदर बैठे हुए सामने वाली शीशे से, सामने वाली विंड स्क्रीन से हम रात की तारीकी को और सामने उन सितारों को देख पा रहे थे। चलते चलते हम एक ऐसे रोड की तरफ पहुंच गए जो आगे 3 रोड हमें नजर आए, 2 बड़े और एक छोटा। मैं कंफ्यूज हो गया कि उसने तो मुझे कहे थे 2 रास्ते होंगे, एक छोटा और एक बड़ा, लेकिन यहां पे तो 2 बड़े थे। अब मैं परेशान हुआ कि इनमें से कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। तो मेरी बीवी बोली, आपने रास्ता तो अच्छी तरीके समझ लिया था ना? मैंने कहा हाँ, उसने बड़ा ही रास्ता कहा था और मेरे ख्याल में ये जो बड़ा रास्ता है यही उस तरफ जाता होगा। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर हमारी गाड़ी चलती रही और हम उसी तरह सफ़र करते रहे और रोमांटिक बातें करते 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 हम एक ऐसे रास्ते पे आ चुके थे जहाँ पे अंधेरा कुछ ज़्यादा ही फैल चुका था और हमारे लेफ़्ट और राइट काफ़ी दरख्तों की लंबी सी कतार थी। ऐसा लगता था जैसे बहुत ज़्यादा वीराने में किसी जंगल में हम आ गए हैं। तो मैंने महसूस किया मेरी बीवी थोड़ा सा खौफज़दा हो रही है। और उसी रास्ते से गुजरते हुए जब काफ़ी आगे चले गए, मुझे लगा कि हम गलत रास्ते की तरफ आ गए हैं। मेरी बीवी बोली, मुझे लगता है हम सही रास्ते पे नहीं जा रहे, मेरे ख्याल में गाड़ी पीछे मोड़ लीजिए। और मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा कि वो जो दूसरा रोड था, मेरे ख्याल में उस पे जाना था। उस शख्स ने कहा था वो रास्ता इस तरह जाएगा कि आगे जाके एक और बड़ी सड़क से मिल जाएगा, लेकिन जंगल का कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ था। ये तो एक वीराना और जंगल जैसा रास्ता था। मैंने गाड़ी मोड़ी और मोड़ के जैसे ही थोड़ा ही फासला तय किया था तो हमें सीधे हाथ पे एक मकान नजर आया जिसकी लाइट जल रही थी। उसके अंदर किसने दिया या कोई लाइट जला रखी थी और रोशनी आ रही थी। तो एकदम मेरी बीवी बोली, हम अभी से तो गुजरे हैं, मुझे तो रास्ते में जंगल के सिवा कुछ भी नजर नहीं आया, ये मकान कहां से आ गया? तो मुझे भी अंदाजा हुआ, हाँ पहले गुजरते हुए मकान तो नहीं था, लेकिन एकदम से मकान कहाँ आया? तो मैंने कि कहीं मेरी बीवी खौफजदा ना हो जाए, यार मिश्रा तू जानता है मैं भी नहीं डरता। तो मैंने कहा नहीं, शायद अंधेरे में डूबा हुआ मकान था और अभी अभी किसी ने उसकी दिया या लाइट जलाई है जिसकी वजह से रोशनी हुई है और हमें नज़र आना शुरू हो गया है। शायद पहले यहीं से गुजरते हुए मकान तो मौजूद था, हम उसको देख नहीं सके लाइट की वजह से। चलो इन्हीं से ही रास्ता पूछ लेते हैं। हमने गाड़ी उसी कच्चे रास्ते की तरफ डाल दी जो उस मकान की तरफ जा रहा था। गाड़ी चलते हुए जब उस कच्चे रास्ते की तरफ जा रही थी तो गाड़ी की हेडलाइट्स उस मकान पर पड़ रही थी। तो ये एक बहुत ही पुराना मकान था, लेकिन काफ़ी
बड़ा मकान था। उसके अंदर एक ही रोशनी जलाई गई थी, जो कोई दिया था, जल रहा था। और जब हम बिल्कुल उसके पास पहुंचे तो हैरत की बात यह थी कि बाहर एक बूढ़ा सा शख्स बैठा था। एक मट्टी की ऐसी जगह बनी हुई थी जिसको ऊंचा बनाया गया था, जैसे मेज सी होती है, ऐसी जगह बनाई गई थी बैठने की। उसके ऊपर वो बैठा हुआ था, लेकिन इस अंदाज में कि उसने अपना सर घुटनों में दे रखा था, जैसे सो रहा हो, और उसी ने ही पास दिया जला रखा था। अब गाड़ी चलती हुई उसके पास पहुंच गई है, उसको जाग जाना चाहिए। रात की खामोशी में इंजन की आवाज़ और ऊपर से इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी के आगे जो लाइट्स जल रही थीं, वो लाइट्स उस पर पड़ रही थीं, लेकिन वो फिर भी ऐसे ही बैठा रहा। तो मैंने कुछ फासले पे गाड़ी को रोक दिया और नीचे उतरा कि इससे बात करके आता हूँ। मैं नहीं चाहता था मेरी बीवी डर जाए या कोई ऐसी बात उसको पता लगे। मैं नीचे उतरा और चलता हुआ उस बाबे के पास गया जिसके वजूद पे कोई कपड़ा नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा उसने लंगोट बांध रखा था। मैं उसके पास पहुंचा और मैं उससे मुखातिब हुआ, बाबा जी, बाबा जी। दूसरी दफा बाबा जी कहने पे वो चौंका और उसने अपना सर इस तरह घुटनों में से उठाया जैसे गहरी नींद से जागा हो। उसने अपनी आंखें झपकी जैसे कोई ख्वाब देख रहा हूं या कोई सामने मौजूद है। तभी उसने मुझे देखा, सर से पांव तक, और पीछे खड़ी गाड़ी को देखा और बोला, क्या हुआ? तुमने मुझे जगाया और रात के इस पहर तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने कहा, बाबा, हम शायद लगता है रास्ता भूल गए हैं, रास्ता भटक गए हैं। तो आपका घर नजर आया, पहले भी गुजरे हैं, शायद दिया नहीं जल रहा था, अभी वापस मुड़े हैं तो आपने शायद दिया जलाया है। क्या मैं सही कह रहा हूं? वो बोला, हां, मैंने रोशनी की है ताकि रास्ता दिखा सकूं, और तुम आ गए। ये रात सफर के लिए नहीं है, अभी रुक जाओ, सुबह हो जाना। ये जगह ठीक नहीं है, यहां खतरा है। तो मैंने कहा, बाबा, हम तो सफर करना चाह रहे हैं। वो बोला, नहीं, तुम रुक जाओ, अंदर बहुत जगह है, तुम अंदर आकर देख सकते हो और अंदर रुक सकते हो। और उसी लम्हे वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। मैंने देखा उसके पांव में जूता भी नहीं था, वो नंगे पांव था, सिर्फ एक लंगोट बांधा हुआ था। एक कमजोर सा लागर सा उसका जिस्म था, काला सा उसका रंग था, लेकिन बहुत ज्यादा काला नहीं, जैसे सांवला सा होता है। उसकी चेहरे से लगता था जैसे हड्डियां से निकल आई हैं, ढांचा सा था। और वो आहिस्ता से चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ा। मैं भी उसके पीछे चला कि क्या दिखाना चाह रहा है। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक बहुत बड़ा हाल नुमा कमरा सा था, और उस कमरे के अंदर मैंने जैसे ही देखा, बहुत ज्यादा लोग वहां पे सो रहे थे। तकरीबन वो कोई 8 से 10 लोग होंगे। मैंने कहा, ये कौन है बाबा? उसने कहा, ये सो रहे हैं, तुम भी आओ और आकर सो जाओ, सुबह चले जाना, आराम से नींद ले लो। और उसी वक्त जब वो ये कह रहा था, वो सोए हुए लोग जो थे, उसी वक्त उन्होंने एकदम इकट्ठे ही करवट बदली। और जैसे ही उन्होंने करवट बदली तो मैं ये देख के हैरान रह गया, पीछे से जिस तरह वो सो रहे थे, वो उल्टे मुंह सो रहे थे। जितने भी लोग थे सब के सब उल्टे सो रहे थे। और जैसे ही वो सीधे हुए, तब मैंने देखा उल्टे सोए हुए उनके वजूदों के ऊपर कपड़े भी मौजूद थे, एक जिस्म भी मौजूद था। लेकिन जैसे ही वो सीधे हुए तो वो सब के सब दूसरी साइड से, जो सीने वाली साइड होती है, ढांचे थे। पीछे कपड़े भी मौजूद हैं, लेकिन सामने कोई कपड़ा मौजूद नहीं है, और सिर्फ ढांचा है। और कमाल बात थी, उल्टे लेटे हुए लगा इंसान है, सिर्फ सीधे हुए हैं सारे, और तो सब के सब ढांचे, और उनकी आंखें लाल सुर्ख। और जैसे उनको मैंने देखा, मैं एकदम झटका मार के पीछे हटा तो वो बाबा भी उसी तरह अपनी आंखें लाल सुर्ख कर चुका था, और मुझे बोला, तुम्हारा इंतजार था, आओ सो जाओ, डरो मत, ये भी सो रहे हैं, ये किसी को कुछ नहीं कहते, आओ सो जाओ। पता नहीं उस वक्त मेरे दिल में क्या आया कि मैंने फौरन भगवान को याद किया और एकदम से पीछे हटा, और मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं सोना, और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पता नहीं मेरे अंदर कैसे हिम्मत सी आ गई कि मैं डर जाता, मैं बेहोश हो जाता। मैं एकदम से जल्दी से बाहर निकला, क्योंकि मैं सिर्फ दरवाजे में ही तो खड़ा था, आगे तो गया ही नहीं था। एक मेरा पाँव दरवाजे के बाहर था और एक दरवाजे के अंदर था कि मैंने ये मंजर देखा था। लेकिन मैं जल्दी से जैसे ही बाहर निकला,
और गाड़ी की तरफ मुड़ा तो मैंने देखा मेरी बीवी गर्दन इस अंदाज में घुमा के देख रही है जैसे उसके चेहरे पे खौफ ही खौफ है। मैंने उसी लम्हे देख लिया कि मेरी बीवी कुछ देख के डर गई है। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो अब वो बुजुर्ग जो बाबा बैठा हुआ था उसका हुलिया भी बिल्कुल वैसा हो चुका था। आगे से ढांचा, पीछे से उसके जिस्म के ऊपर खाल थी, स्किन थी। उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं और वो जितने अंदर लेटे हुए थे वो भी सब के सब बाहर आना शुरू हो रहे थे। वो सब बाहर आ रहे थे और हाथों के इशारों से बाकायदा वो यूं कर रहे थे कि अंदर आओ, अंदर आओ। तभी बाबे की आवाज़ फिर मेरे कानों में गूंजी, उसको भी ले आओ और अंदर आओ, तुम्हें यहां रुकना ही होगा एक गहरी नींद सोने के लिए।